नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारी प्रिय मालती जोशी जी की एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है अग्निपथ। निश्चित ही कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अग्निपथ। साल 2 साल बाद जब घर लौटती हूँ तो कहानी सुनने को कितनी बातें इकट्ठी हो जाती है। नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान होता ही रहता है, फिर भी बहुत कुछ अनकहा रह जाता है। खासकर सखी सहेलियों की बातें, गली मोहल्ले के किस्से, कुशल क्षेम की चिट्ठियों में ये सब बातें कहाँ आ पाती है। इसलिए फिर चाय पीते हुए, खाना खाते हुए बातों का सिलसिला चलता ही रहता है। खाना खाते हुए अम्मा ने पूछा, चंदा का तो तुझे पता चली गया होगा। क्या? चिट्ठी में लिखा था ना? शायद नहीं। तो क्या हुआ उसे? अरे उसे क्या होना है, पिछले महीने उसका घरवाला नहीं रहा। क्षण भर को, सिर्फ क्षण भर को हाथ का कवर हाथ में रह गया। दूसरे पल छुटकारे की सांस लेते हुए मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, एक पाप कटा। इस खबर पर दूसरी कोई टिप्पणी हो ही नहीं सकती थी। पर अम्मा एकदम भड़क गई। कैसी बात कर रही है रे, उस बेचारी की तो दुनिया ही उजड़ गई। अम्मा, उसकी दुनिया बसी कब थी जो उजड़ गई? और बेचारी तो वह तब थी जब वह भला आदमी उसकी जिंदगी को नरक बना रहा था। अब कम से कम चैन से जी तो सकेगी। मुझे तो खुशी है, उसकी जिंदगी का एक दुखद अध्याय समाप्त हो गया। जैसा भी था उसका पति था वह, उसके दम पर 4 लोगों के बीच में वो सिर उठाकर चल सकती थी। और वह चुटकी भर सिंदूर ना रहे तो औरत का जीवन राख हो जाता है, राख बिन्नो। पर तुम आजकल की लड़कियां ये सब नहीं समझती। मैं कहना चाह रही थी कि इस चुटकी भर सिंदूर के रहते हुए भी चंदा का जीवन राख ही था। अब न रहने पर क्या और राख हो जाएगा? पर चुप ही लगा गई। जब से बाबूजी गए हैं, अम्मा इस मामले में बहुत भावुक हो गई हैं, इसलिए उनका दिल दुखाने की मेरी इच्छा नहीं हुई। फिर पूरे दिन चंदा ही मन में चक्कर काटती रही। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी बातें याद आती रही। हम शैतान लड़कियों का एक ग्रुप था। चंदा हम सब की लीडर थी, क्योंकि वही हम सब में स्मार्ट, नीडर और दिलेर थी। शादी के मंडप में जब उसे घूंघट में दबी ढकी देखी थी तो हम सब की तो हंसी छूट गई थी। लगा था जैसे चंदा कोई स्वांग कर रही हो। हमारे ग्रुप में सबसे पहले शादी चंदा की ही हुई थी, इसलिए हम सब ने गोपियों की तरह उसके दूल्हे को घेर रखा था। वह जैसे सबके सपनों का राजकुमार था। सुदर्शन, आकर्षक, रौबदार, किसी विदेशी कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर था। बोलचाल में एक विदेशी ठसक थी। हम सब उसकी एक एक भंगिमा पर मरमिटी थी, एक एक मुस्कान पर न्यौछावर हो रही थी। साल भर तक चंदा हम सब की ईर्ष्या की विषय बनी रही। फिर एक एक करके हम सब की भी शादियां होती गई। चंदा का ब्याह पुराना पड़ गया। फिर एक दिन उड़ते उड़ते खबर सुनी कि वह विदेशी कंपनी डूब गई है। चंदा का पति बेकार हो गया है। उस समय हम सब अपने अपनी गृहस्थी में इतने रच बस गई थी कि खबर सुनकर एक उसास भर ली, बस। वैसे ये कोई गंभीर बात थी भी नहीं। एक नौकरी छूटती है तो आदमी दूसरी ढूंढ ही लेता है या कोई धंधा कर लेता है। चंदा के पति ने भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लिया होगा। मेरे प्रथम प्रसव के समय मुझे अम्मा के पास आना जरूरी हो गया था। घर में कोई देखने वाला था नहीं और डॉक्टर ने भी काफ़ी डरा दिया था। आने के बाद मालूम हुआ कि चंदा भी इन दिनों आई हुई है। जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। उससे मिले 2-3 साल हो चले थे। मेरी जाने लायक स्थिति नहीं थी, पर अम्मा का संदेश मिलते ही वह दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरी सारी खुशी काफूर हो गई। वह बुझा बुझा सा चेहरा और सूखी सी हंसी, यह तो चंदा की पहचान नहीं थी। मुझे चंदा पहचान में ही नहीं आ रही थी। मुझे देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। जी भरकर भेंट कर लेने के बाद में जब मैंने उसे अपने गले से अलग करके अपने पास बिठाया और चुहल की कि तू तो ऐसी सूख कर कांटा क्यों हो रही है रे? हमारे जीजा जी कुछ खिलाते पिलाते नहीं है क्या तुझे? तुम्हारे जीजा जी को मूंछों पर ताव देने से फुर्सत मिले तब तो मेरी ओर देखेंगे। मैंने तो मजाक में एक बात कही थी, पर उसने जो उत्तर दिया वो मजाक नहीं था, एक कड़वी सच्चाई थी वह, क्योंकि उसका चेहरा एक असह्य रोष से भर उठा था।
बात क्या है चंदा, तुम खुश नहीं लग रही? घर में सब ठीक तो है ना? जिसका पति निठल्ला हो उसके लिए कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं होता शालू। यही घर था जहाँ सब लोग मुझे हाथों हाथ लेते थे। आज मेरी स्थिति नौकरानी से भी बदतर हो गई। इनकी नौकरी जाती सबके चेहरे बदल गए हैं। एक नौकरी चली गई तो क्या हुआ? करने वाले के लिए काम की कमी थोड़ी है। वे चाहे तो 100 नौकरियां जुटा सकते हैं, पर उन्हें तो वैसी नौकरी चाहिए, जरा भी 19-20 नहीं। अब ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? वो तो बिल्ली के भाग से छींका टूट गया था, समझी। मेरे पापा भी उसी नौकरी की चक्काचौंध के मारे फंस गए। नहीं तो क्वालिफिकेशन के नाम पर तो सिर्फ बीकॉम की एक डिग्री है उनके पास, उसी के लायक काम मिलता है और वो इन्हें करना नहीं। चंदा की कहानी सुनकर मेरा मन उदास हो गया। लगा कि उसके सुख को हम सब सखियों की नज़र तो नहीं लग गई। कालांतर में 2 दुर्घटनाएं और घटी। चंदा के यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ और हताशा में डूबे उसके पति ने पीना शुरू कर दिया। दोनों ही बातों ने चंदा को जैसे तोड़ कर रख दिया। छोटे भाई की शादी में जब घर आना हुआ तो चंदा से फिर मुलाकात हुई। फीकी सी हंसी हंसकर वह बोली, अब तो हमेशा मुलाकात हुआ करेगी, मैं हमेशा के लिए यहाँ आ गई हूँ। क्या बात करती है चंदा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है शालू, और वो बर्दाश्त की हद में पार कर चुकी हूँ। मैंने श्रीमान जी से कहा है कि जब तक आपके मन लायक काम नहीं मिल जाता मुझे नौकरी करने दीजिए। मैं अपने बच्चों को दूसरों के टुकड़ों पर नहीं पाल सकती। आखिर मेरा पढ़ा लिखा होना कब काम आएगा? बस मेरा इतना कहना था कि घर में जैसे तूफान आ गया। घर की इज्जत उछालने के लिए मेरी बहुत लानत मलानत हुई, लेकिन मैंने भी अब ठान लिया है, तबीयत का बहाना बनाकर आ गई। अब यही कुछ करूँगी। चंदा, मैंने गंभीर स्वर में कहा, पीहर का रहना 4 दिन के लिए अच्छा होता है, हमेशा के लिए रहना चाहोगी तो मुसीबत होगी। यहाँ भी अपमान के घूंट पीने पड़ सकते हैं। मैं समझती हूँ शालू, इसीलिए तो नौकरी लगती है अलग कमरा ले लूँगी, पर यहाँ रहने से मुझ पर भी तो बाप का साया रहेगा ही सही, भैया का सहारा तो मिलेगा ही। छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं किसी तीसरी जगह कैसे जाकर रहूँ? उसने कहा। वही उसने करके भी दिखाया। नौकरी लगते ही तो संभव नहीं हो सका, पर 6 महीने में उसने अपने लिए 1 रूम किचन का एक जुगाड़ कर लिया। सुबह काम पर जाते हुए बच्चों को माँ के पास छोड़ के चली जाती, शाम को उन्हें लेते हुए अपने डेरे पर लौट आती। कई बार माँ उसके पास आकर रह जाती। बच्चों को स्कूल ले जाने का काम भी नानी के ही जिम्मे था। अस्तित्व के संघर्ष में माँ साय की तरह चंदा के साथ रही। ना उन्होंने बिरादरी की आलोचना की परवाह की, ना समधियाने की धमकियों की ही। हाँ, चंदा के इस अप्रत्याशित निर्णय से उसकी ससुराल में जरूर खलबली मच गई थी। जो कदम चंदा जैसे स्वाभिमानी लड़की के लिए सहज स्वाभाविक था, वही उन्हें बहुत नागवार गुजर रहा था। एक दिन उसके जेठ और ससुर उसके दरवाजे पर आकर कही अनकही सब कहकर चले गए और इस रिश्ते को एक तरह से समाप्त ही कर गए थे। उसके बाद मैं जब भी अम्मा के यहाँ जाती, चंदा से भेंट जरूर हो ही जाती। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। वह फिर से पहले जैसी हंसोड़ हो गई थी। जिंदगी का वह दुखद अध्याय उसने अपनी मन की किताब से जैसे फाड़ कर फेंक दिया था। उसके बच्चे भी बहुत प्यारे और ज़हीन थे। उन्हें देखती तो मन कैसा तो हुआ था। क्या इन्हें पिता का अभाव न खलता होगा? इस अनिवार्य सुख से बेचारे वंचित क्यों रह गए? पिछली बार मैं भतीजे के मुंडन पर आई थी तो अम्मा ने बताया कि चंदा का घरवाला आजकल यहीं आकर रहने लगा है। अरे, ये सूखी नदी में बाढ़ कैसे आ गई? किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर तुड़वा कर बैठा है। ऐसे में तो बीवी ही याद आती है। सुनकर इतनी कोफ्त हुई। इतने सालों में कभी कोई खोज खबर नहीं ली, कभी ये भी नहीं पूछा कि क्या खा रही हो, बच्चों को क्या खिला रही हो। सेवा के लिए एकदम बीवी की याद आ गई। बेशर्मी की भी हद होती है माँ। मेरा तो चंदा के घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर अम्मा ने ठेल ठाल कर भेज दिया। अम्मा को लोकापवाद की बड़ी चिंता रहती है। जब भी आती हूँ 5-10 घर मुझे ऐसे ही घुमा देती हैं। मैं समय से ही पहुँच गई थी, पर चंदा तब तक लौटी ना थी। दरवाजे में पैर रखती उसके पति से सामना हो गया। वही तो एकमात्र घर का कमरा था, वहीं उसका बिस्तर लगा हुआ था। वह सजीला सुदर्शन नौजवान वक्त की मार खाकर कंकाल भर रह गया था। चेहरे पर बेचारगी और काइयापन का अजीब सम्मिश्रण था।
नमस्ते के जवाब में उसने भीतर से किसी को आवाज़ दी और करवट बदलकर लेट गया। भीतर से जो निकली वो शायद चंदा की सास थी, क्योंकि जब मैंने अपना परिचय दिया तो बोली, तुम्हारी सहेली को तो घड़ी भर इसके पास बैठने की फुर्सत नहीं है, पर मैंने तो 9 महीने इसे पेज में रखा है, मैं तो इसे लावारिस नहीं छोड़ सकती ना, तभी तो इसके दरवाजे पर पड़ी हूँ। अच्छा हुआ कि उसी समय चंदा आ गई, नहीं तो मेरा तो वहाँ से भागने का मन हो रहा था। चंदा बेहद थकी और निढाल लग रही थी। मेरे पास बैठते हुए बोली, लौटते हुए सब्जी मार्केट उतर जाती हूँ, वहाँ से फिर पैदल ही आना पड़ता है, पस्त हो जाती हूँ। वह पस्त हो गई थी यह तो नजर ही आ रहा था, पर मुझे यह भी लगा कि इस बार वह मुझे देखकर खुश नहीं हुई। मेरा भी उस माहौल में जैसे दम घुट रहा था। 2-4 औपचारिक बातें करके मैं उठ खड़ी हुई। उसने मुझे रुकने के लिए भी नहीं कहा। दरवाजे तक वह मुझे छोड़ने आई तो मैंने पूछ लिया, ये लोग अब क्या यहीं रहेंगे? उत्तर में उसने कहा, शालू, मैं बड़ी खुश थी कि मैं उस नरक से निकल आई हूँ, पर भाग्य तो देखो, नरक मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक चला आया है। उसकी इस स्पष्ट उक्ति पर मैं संकोच से भर उठी। फिर भी मैंने पूछा, इतनी सी जगह में तुम लोग कैसे एडजस्ट करते हो? मेरा मतलब है तुम्हारी सास, उन्हें मैं ही चिरोरी करके ले आई हूँ, तभी तो दिन रात एहसान जताती हैं। पर तुम ही बताओ, मैं नौकरी करूँ कि इन्हें देखूँ? कोई 2-4 दिन की बात तो है नहीं, अब जिंदगी भर भुगतना है। मतलब मतलब ये कि इनके कमर के नीचे का पूरा भाग बेकार हो गया है, अब वे कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकेंगे। चंदा की बात सुनकर सन्न रह गई मैं। भगवान जैसे इस खुददार लड़की की परीक्षा लेने पर ही उतारू था। मैंने पूछा, एक्सीडेंट हुआ कैसे? नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे, भिड़ गए। पहले तो वहीं इलाज होता रहा, पर जब पता चला कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए तो भाई लोग आकर यहाँ डाल गए। तब से कोई झांकने नहीं आया है, ना किसी ने 5 पैसे ही भेजे। मैं बच्चों के मुंह का कौर छीनकर माँ बेटे को पाल रही हूँ। दवाइयों का खर्च 100 रुपये, 100 अलग। उस भले मानुस की मृत्यु की खबर सुनते ही पिछला सारा इतिहास मेरी आंखों के सामने से तैर गया। एक बार फिर मुंह से यही निकला, चलो अच्छा हुआ, पाप कटा। जिंदगी भर इस बोझ को ढोना क्या उसके बस का था? 3 साल में ही छक्के छूट गए होंगे बेचारे के। दूसरे दिन सारे काम रोक कर मैंने चंदा के घर का रुख किया। अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मातमपुर से मैं जाते वैसे ही दिल कांपता है, यहाँ तो मामला और भी पेचीदा था। भीतर से दुख का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था, पर दिखावा करते भी तो डर लग रहा था। चंदा तो मेरा झूठ फौरन पकड़ लेगी। अपनी हड़बड़ी में समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहा। यह तो वहाँ जाकर पता लगा कि मैं ज़रा जल्दी पहुँच गई हूँ। चंदा अभी स्कूल से लौटी नहीं थी। दरवाज़ा उसकी सास ने ही खोला था। मन तो हुआ कि उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर मुझे देखती उन्होंने पंचम में रोना आरंभ कर दिया। उनके पुत्र शोक का अपमान करके निकल जाना मुझे अशोभनीय लग रहा था। उनका रोने का आवेग थोड़ा कम हुआ, तब मैंने पूछा, चंदा अभी तक नहीं लौटी क्या? तुरंत ही उनका तेवर बदल गया। गुस्से में बोली, उनका आना न आना कौन बता सकता है? उनका कोई टाइम टेबल थोड़ी है। 1.25 महीना घर में बैठ ली यही बहुत है। एक बार औरत का पैर घर से बाहर निकल जाए तो फिर चट से पड़ जाती है। सुनकर मुझे उस औरत से एकदम ही वितृष्णा हो गई। कहाँ तो अबे जार जार रो रही थी और दूसरे क्षण ऐसी घिनौनी बातें। एक करारा सा मुंह तोड़ जवाब देने की मेरी इच्छा हो रही थी, पर संस्कार आड़े आ गए। फिर भी मैंने इतना तो कह ही दिया, घर से बाहर निकलने का किसी को शौक नहीं होता, मजबूरियाँ होती हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी, वे ताव खाकर बोली, जितना वह कमाती है उतना तो हम अपने मुंशी को दे देते हैं। इसे ही जत चढ़ी थी। मायके वाले भी ऐसे कि बस समझाना तो दूर, उल्टे उसे शह देते हैं। नहीं तो क्या घर छोड़कर आने की उसमें हिम्मत थी? अब 4 बर्तन जहाँ होते हैं तो खनकते ही, इस कारण से तो कोई घर तो नहीं छोड़ देता। अपने दिन खराब चल रहे हो तो थोड़ा सब्र भी तो करना चाहिए। क्या बताओ बेटा, इसी गम में उसके ससुर चले गए, इसी दुख में बेटे ने शराब की लत पाल ली। कहते कहते वे फिर सुबकने लगी। मन हुआ कि कह दूं कि अपमान सहने की शक्ति सब में एक से नहीं होती, पर मैं फिर किसी नए विवाद को शुरू नहीं करना चाहती थी। विषय बदलने के लिए मैंने कहा, आप रुक गई, ये अच्छा हुआ, नहीं तो ये लोग एकदम अकेले पड़ जाते।
अरे यहाँ किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, जिसके लिए आई थी वो तो चला गया, अब मेरे लिए यहाँ रखा क्या है? पर जो चला गया उसके नाम से साल भर मंदिर में दिया जलाना है। यहाँ तो किसी को फुर्सत है नहीं। बच्चे भी ऐसे निर्मोही हैं कि बस मरे को क्या याद करेंगे और क्यों करेंगे। मैंने सोचा बाप ने उनके लिए किया ही क्या है, क्यों वो उसे याद करे। सिर्फ अभाव और अपमान ही तो बोया है बाप ने उनके जीवन में। अपनी याददाश्त में उन्होंने बाप को सिर्फ खाट पर पसरे ही देखा है। उसकी तुलना में अस्तित्व के लिए जूझती हुई उनकी माँ उन्हें ज़्यादा अपनी लगे हो तो आश्चर्य की क्या बात है। बच्चे फैसला करने में बड़े माहिर होते हैं। पर ये सारी बातें उस जटिल औरत की समझ से परे थी। वे केवल अपने ही दुख को बड़ा करके देख रही थी, सबकी सहानुभूति बटोरना चाह रही थी। मुझे तो उनकी बातें सुन सुनकर उबकाई आने लगी थी। चंद आ गई थी। मुझे देखकर उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। वह कुछ बोली नहीं, चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ अपनी हथेलियों में ले लिया और देर तक हम दोनों निशब्द बैठी रही। वह संवेदना भरा स्पर्श ही एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी था। बच्चे नज़र नहीं आ रहे? बड़ी देर के बाद मैंने पूछा। ट्यूशन पढ़ने गए हैं, घर में तो पढ़ाई हो नहीं पाती। ट्यूशन भी अपने बस की कहाँ थी, वो तो भैया के एक दोस्त हैं, उनकी चलती है ट्यूशन, उसी में दोनों को बिठा देते हैं। फिर हम दोनों शिक्षा के घटते स्तर और बढ़ते बोझ पर चर्चा करने लगी। उसकी सास ठोड़ी पर हाथ दिए कुछ देर तक हमारी बातें सुनती रही। फिर उनके मतलब की कोई बात ना हुई तो उठकर भीतर चली गई। उनके भीतर जाती मैंने कहा, यह देवी जी गई नहीं? कोई लिवाने आए तब ना जाएंगी। अभी सब लोग आए थे पर किसी ने चलने के लिए नहीं कहा। इस मुसीबत को कौन गले लगाएगा? 3 साल में उन लोगों को आज़ादी की आदत पड़ गई। मतलब इनसे मुक्ति नहीं है तुझे? अरे मुझे तो आदत हो गई है। उन पर दया भी आती है। इस उम्र में उन्हें ये दुख भोगना पड़ा है। यहाँ रहेंगी तो मेरे बच्चों के सर पर भी साया रहेगा और उस घर से थोड़ा जुड़ाव भी बना रहेगा। चंदा कुछ रुक कर बोली, लेकिन ढंग से रहती भी तो नहीं। दिन रात बच्चों के मन में जहर भरती रहती है। मेरा पहनना ओढ़ना और उन्हें पहले भी नागवार गुजरता था। मैं रोटी की तलाश में बाहर भटकती भी थी और वे अपने बेटे के कान भरती थी। उसे रात दिन कोसती रहती थी। चाय पियोगी? चंदा का प्रस्ताव इतना आकस्मिक था कि मैं कुछ उत्तर ही नहीं दे पाई। उसने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं की और उठकर चाय बनाने चल दी। मैं भी साथ ही साथ चल पड़ी थी, पर दरवाजे में ही ठिठक गई क्योंकि उसकी सास कह रही थी, तेरी यह सहेली यहाँ चाय पीने आई है या स्यापा करने? सुनकर मैं संकोच से भर उठी। मन हुआ उल्टे पैरों लौट जाऊं, पर फिर मुझमें और चंदा की सास में फर्क कहाँ रह जाता है। मैं कर्तव्य विमूढ़ से वहीं चौखट के परे खड़ी रह गई। चंदा ने इत्मीनान से गैस जलाकर चाय का पानी चढ़ाया और साथ में बोली, चाय मैं अपने लिए बना रही हूँ, दिन भर मगजमारी करके आई हूँ, एक कप चाय का मेरा हक बनता है। शालू बैठी थी इसलिए उससे पूछ लिया, आप पीना चाहे तो आपके लिए भी बन जाएगी। उत्तर में उन्होंने एकदम सुबकना प्रारंभ कर दिया। अरे करम जली, कभी तो सौभाग्य के लिए 2 आंसू ढलका लिया कर, बेचारे की आत्मा कलपती होगी। कहकर वे एकदम फट पड़ी। ऐसे लक्षण है तभी तो भरी जवानी में सुहाग उजड़ गया तेरा। भगवान सब देखते हैं। चाय की कप लेकर चंदा बैठक में आ गई थी। सास की बातें सुनकर उसने पीछे पलटकर सास की तरफ देखते हुए कहा, कुछ तो तुम्हारे कर्मों का भी फल है, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें ये दुख क्यों झेलना पड़ता। मेरे सुहाग के उजड़ने की बात तो बाद में आती है। मैं सुहागवती थी ही कब? मेरा गठजोड़ तो दुर्भाग्य के साथ हुआ था, तो मेरा दुर्भाग्य तो अब भी मेरे साथ है, फिर मातम किसका मनाऊं? उसकी इस बात का बुढ़िया से कोई जवाब देते नहीं बना। और देती भी क्या, वह महज एक बात नहीं थी, चंदा के दाम्पत्य का पूरा इतिहास था। मैं सोच सोच कर विषाद से भर उठी थी कि क्यों उसके पति की नौकरी की चमक दमक से उसके पिता की आंखें इतनी चौंधिया गई कि उन्होंने उस लड़के के शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना ही अपनी लाडली बेटी का विवाह उससे कर दिया। परिणाम स्वरूप बेचारी चंदा जीवन भर अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर है। दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कहानी अग्निपथ, जिसे लिखा था मालती जोशी जी ने। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।